नमस्ते बच्चों, टारगेट विद अतर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट 1 का शेष भाग, जो कि हमने पिछले में उसमें रीजनिंग कराई थी और आज हम आपको हिंदी और मैथ के क्वेश्चंस कराएंगे और पूरा आपका सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है 15, 25 और 24 का लासा क्या होगा। तो 15 और 25 और 24 का लासा हमारा जो है वो होगा 600। अब 600 कैसे होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 15, 24 और 25। 5 15, 24 जो कहते हैं लिख देंगे, 55 25। अब फिर 5, 3 वैसे लिख दीजिए, 24 वैसे लिख दीजिए और 5 एकम 5, यानी 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 1। अब इसको और काट दीजिए, क्योंकि लगातार काट तो 8 एकम 8, 1 1 आ गया। तो 55 25 यहाँ 75 और 75 अट्ठे कितने हो जाएंगे, चाहो तो गुणा कर लो यहाँ पे। ठीक है, गुणा 5 अट्ठे 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 60। तो यानी हमारा 600 आंसर इसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, देखिए ये आपका आंसर नंबर सही है, विकल्प नंबर डी। ये कैसे सही है, देखिए क्या कह रहा है कि 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो मूलधन क्या है, मूलधन है P। ठीक है, और कहता क्या है कितना हो जाएगा, 3 गुना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन आपका है कितना 3P और माइनस मूलधन P, तो बराबर 2P। अब साधारण ब्याज का सूत्र डाल दीजिए, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, बराबर PRT/100। यानी कि P का मतलब मूलधन है, ये रेट है, दर है, ये टाइम है, समय बटे 100। ठीक है, तो P का मान हमको पता नहीं है और सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 2P बराबर PR का मान है 10 और T का पता नहीं है बटे 100। अब क्या हो जाए, 100 इधर तिरछी गुणा कर लीजिए, 200P बराबर 10P इंटू T। तो देखिए P से P काट सकते हैं और 20.200, तो हमारा क्या आ गया, T बराबर समय बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 0.6 से गुणा करने पर उत्तर 758.62 आता है। यदि उसी संख्या को 0.06 से गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या आएगा, सोचिए, आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहिए। इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी। अब सी क्या है, किसी संख्या को, तो संख्या क्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है और उसको हमें 0.6 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 758.62। ठीक, अब तो x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर, इसको हम भाग देंगे 758.62 बाई 6, 0.6। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हल करने पर हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा,
हल करने पर आएगा 1264.367। अब इसकी गुणा करनी है हमें 0.06 से, तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 7586202। 5 के बाद दशमलव लग जाएगा, 5 के बाद आपका दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 75.862, यानी कि हमारा विकल्प नंबर सही है सी। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका, एक मकान की लंबाई 49 फीट है, चौड़ाई 35 फीट है और ऊंचाई 21 फीट है। उस बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे इस मकान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा पूरा नापा जा सके। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें इसका मासा निकाल लेना है। 7 या 21, 7 7 49, 7 5 35, तो यानी कि 7 फीट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिनों के लिए खाने का सामान है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या कितनी है, इसका विकल्प नंबर सही होगा डी। कैसे सही होगा, दिनों की संख्या कितनी है 40, ठीक है, विद्यार्थी कितने हैं 960, ठीक, बराबर, और 1200 विद्यार्थी हैं, ये कितने दिन होगा, मान लीजिए ये चलेगा आपका यक्स दिन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 960 गुणे 40 भाग 1200। ठीक, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 0 कट गया। अब ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 12 96। ठीक है, 8 चक्कू 32, यानी कि 32 दिन। हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर हमारा सही हो गया 32 दिन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या कौन सी है, ये बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या लिखी होंगी सबको जोड़ के 9 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा चला जाएगा तो 9 से विभाजित है। देखिए 2 1 3 और 4 7 और 9 7 16 और 9 16 9 कितना होता है बताओ, 25 और 9 आपका है 34। अब 25 9 आपका 34 है, तो 9 चौक 36 नहीं कटेगा। 3 4 7 3 10 3 13 3 16, ये भी नहीं कटेगा। 3 3 6 3 9, यानी ये कट जाएगा। 2 1 3 और 8 6 14, ओ सॉरी, 2 1 3 8 3 11 और 6 17 6 23 6 29, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि हमारा विकल्प नंबर सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संख्या 2 6 5 3 4 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें स्थानीय देखो, 6 का स्थानीय मान क्या है, आइए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ आप 6000 लिख लीजिए। क्या लिखिए, यहाँ पे आपको लिखना है 6000। 6 और 3 का स्थानीय मान कितना है 30 है। ठीक है, इसको घटा दीजिए, 0 10 से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5, यानी कि 59 70 आपका आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इसको और समझ लीजिए, समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल है। देखिए कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान है आपका 6000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, 3 का स्थानीय मान है 3। ठीक, समझ रहे हैं। अब 0 से 0 गया 0, यहाँ से ली दहाई, यहाँ हुआ 10, फिर यहाँ से ली, यहाँ हुआ 10, 10 से 3 गया
7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5, तो 59 70। ठीक है, ऐसे आया है। ऐसे कोई भी अगर पूछता है इसका तो आपको इसी तरह से निकालना है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दूरी से आधा दूरी 90 किलोमीटर घंटा, आधा दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की औसत चाल होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रेलगाड़ी की चाल जो है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, 52 का क्वेश्चन में विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए 0.5 प्लस 10.05 प्लस 0.005 से इसका मान, इसको हमें घटाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग सिंपल है कर लेंगे। 53 नंबर का विकल्प बताइए। इसका है आपका 53 का विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने में क्या होगा, 10.5 है, ये 0.5 और ये 0.5, तो 10.55 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये इस तरह से आप इसको कर लेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका 3 पेन का मूल्य 21 रुपये है, तो 7 के कितने पेन मिलेंगे? अब ये बताओ 3 पेन का मूल्य कितना है? 3 पेन का मूल्य बराबर 21 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा? 21 बटे 3 सत्ते 21, पी बराबर 7, कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21, एक तो 1 पेन जो है 3 पेन, एक तो 1 पेन जो है आपका कितने हो जाएगा? तो कह रहा है कि 7 के कितने पेन मिलेंगे, तो 1 पेन हो गया 7 रुपये का। ठीक है, तो 7 के कितने पेन मिलेंगे? रुपये 7 के, तो रुपये 7 का 1 पेन मिलेगा, क्योंकि हमने अभी निकाला ना 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 1 पेन की कीमत हमारी हो गई, कितनी हो गई? 7 रुपये। और 7 रुपये के कितने पेन मिलेंगे? तो वो 1 पेन मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक 1,05,000 1 में से 63,99 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? अब देखिए क्या करना है, 1,05,000 जो है 5,000 1 से घटाएंगे हम, तो ये आप सिंपल है, ये भी आप कर लेंगे। तो इसका जो है आपका क्या उत्तर प्राप्त होगा? इसका उत्तर आपका प्राप्त होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 98,602। ठीक है, 1,05,000 1 में से 63,99 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? अब इसको आप करके चाहे देख सकते हो। 1 लाख, इसको देखो 1 लाख लिखिएगा, 1,05,000 1 इसको लिखेंगे, और इसमें से आपको ये घटा देना है 63,99, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये आपका 25 भाग 0.5 एंड प्लस 3.5 भाग 0.5, इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसको काट दीजिए 25, तो 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ 0.5 आ गया है। इसको काट दीजिए, इसका पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इसका पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये और ये हट गया भाग में, तो 5 सत्ते 35, इसका माना गया 7, इसका 7 पॉइंट। अब ये जो है आपका आ जाएगा
पचम 25, तो ये आ गया आपका 5.7। इसका विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इसका विकल्प हमारा सही होगा 57, यानी कि विकल्प नंबर बी। एक बार इसको फिर समझ लीजिए। इसको देखिए, यहाँ पे ऐसे करिए, देखो 25 लिखिए, भाग है आपका 0.5 से, अगर दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 25 यानी 50 आ गया। अब ये है 3.5 बटे 0.5 यानी कि 5, इसका दशमलव हट गया, 5 सत्ते 35, तो 50 और 7 57, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको भी हमें कैसे हल करना है? इसका विकल्प नंबर क्या होगा सही? देखिए, इसमें क्या करना है, ये आपका हो जाएगा, इसको कैसे हल करोगे? इसको देखो, 200 माइनस 50 प्लस 1 बटे 4 गुणे 100 और गुणे 4 बटे 1। तो देखिए हो जाएगा, 4 से 4 1 कट जाएगा, ठीक है। और 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। तो 200 माइनस 150 बराबर आपका कितना है? 50, ठीक है। इसका आंसर आपका आ जाएगा आंसर नंबर ए 50, ठीक है। 57 का विकल्प नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देव ने 150 आम रुपए 4 प्रतिभाव से खरीदे, इनमें से 30 आम सड़ गए, शेष आम को उसने 65 प्रति दर्जन के भाव से बेचा, उसकी लाभ या हानि क्या है? तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सवाल नंबर हमारा है कौन सा? 58। कह रहा है कि 150 रुपये 4 आम, कितने आम हैं? 4 आम हैं, ठीक है। और 4 आमों को उसने बेचा है, किसकी रेट से बेचा है? 150 यहाँ पे ऐसे हम लगाएंगे, कैसे करेंगे? 100, तो इसका 58 है। 58 का विकल्प कौन सा सही है बताइए? 58 का विकल्प नंबर ए सही है। 58 का विकल्प नंबर ए सही है। देखो कैसे सही है, कैसे सही है हम आपको बता दें। 150 आम बराबर 150 आम बराबर 4, 150 आम बराबर 4 रुपये प्रति दर्जन। कुल आम का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 चक्कू 60, यानी कि 600 रुपये। 600 रुपये हैं। सड़े आम कितने हैं? सड़े आम हैं तुम्हारे 30, ठीक। अब 1500, अब यह आम कितने बचे आपके? 150 में से 30 घटा दीजिए तो बचे 120, 120 आम बचे। तो शेष आम 120 क्या कह रहा है? शेष आम को उसने 65 रुपये प्रति दर्जन, तो अब क्या है? तो 120 में कितने हो गए? 12 दशामलव 120, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो भाग देंगे तो कितना दर्जन आ जाएगा? 12 दर्जन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। अब क्या कहता है? 65 के हिसाब से बेचे। अब 65 से इसकी जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 65.650, यानी कि 650 रुपये, ठीक है। अब उस कह रहा है और 12 दर्जन हुए कितने? और
उसका जो है 10 दर्जन का मूल्य कितना है, 600 रुपये है। कितना है, 600। तो 50 रुपये उसको क्या हुआ, 50 रुपये का उसको लाभ हुआ। विकल्प नंबर ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका है 50 का 1/5 कितना होगा। ये भी सिंपल सवाल है। इसमें क्या करना है हमें, तो 50 का 1/5 5.50, तो यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 60 क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है 1/2 + 2/3 - 3/4 का मान कितना होगा। तो हमें क्या करना है, 60 नंबर इसका विकल्प नंबर आपका सही है डी। कौन सा सही है, 60 का विकल्प नंबर है सही डी। अब करना क्या है, देखो इनका जो है लासा निकाल के इनको इससे घटा देना है। देखो ऐसे कर लीजिए, चाहे तो 1/2 + 2/3 इसको अलग कर लीजिए, यहाँ -3/4 कर लीजिए। 2 3 6, यानी कि इसका यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगी, अब प्लस यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगी, तो 2 दूनी 4/6 - 3/4, तो 4, तो तुम्हारा कितना हो गया, 4 3 7, और 7/6 - 3/4, तो 7/6 - 3/4। अब 4 6 का लासा कितना हो गया, 4 और 6 का लासा लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 3 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ 4 3 12, यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ जो है 7 दूनी 14, तो 14 और 3 3 14 से 9 गया, कितना बचा, 5 बचा, और नीचे क्या है 12 है, तो 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका सही है डी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया है अब आपका पोर्शन हिंदी का। तो हिंदी में हम देखेंगे खंड है 3rd। इसको हम पहले पढ़ते हैं, इसी तरह से आएगा। लिखा है, क्या लिखा है कि इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या ABCD है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार शीट में वही विकल्प को काला करें। यानी कि ABCD 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प जो सही होगा उसे आपको काला करना है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद है, क्या कहता है कि नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने सन 1230 में बनवाया था। दिलवाड़े में नई जैन मंदिर है। इनमें 2 मुख्य हैं, नेमिनाथ जी तथा दूसरा आदिनाथ जी। तो ये जो है, तो नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने पर उतना सुंदर नहीं लगा, परंतु अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति, भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। अब इसका जो है, अब इसका देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर के किस स्थान पर थे। अब इसमें देखिए किस स्थान पे थे, इधर आइए। लिखा है नेमिनाथ जी के मंदिर पास ही प्रथम तीर्थ का आदिनाथ जी का मंदिर है। तो क्या है, दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं। क्या है, कहाँ बताया है इन्होंने, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, दिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, वास्तु तेजपाल और वस्तुपाल नामक भाइयों ने 1230 में, यानी कि हमारा ये जो यहाँ पे 1230 लिखा है, देखते हैं इसमें कहीं पे है, हाँ है। ओके, तो देखिए इसमें है आपका ये लिखा हुआ है
1230, विकल्प नंबर डी सही है। अब अगला है कि मंदिर के वातावरण में थी, क्या थी? अब फिर यहाँ आइएगा, क्या लिखा है देखिए। नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना होता, मंदिर बाहर से देखने में सुंदर था और मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। यानी कि हमारा उनका मंदिर के वातावरण में क्या थी? अपूर्व शांति थी। तो ये वाला विकल्प हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपूर्व शांति, विकल्प नंबर बी 63 का बी सही होगा। मंदिर बनाने वाले दो भाइयों में से एक का नाम था, क्या नाम था? देखो अब ऊपर चलते हैं, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे कहा आप में टिक कर लेना चाहिए, तेजपाल और वस्त्रपाल दो भाई थे, तो इसमें आपका क्या लिखा है? तेजपाल। यहाँ क्या लिखा है? तेजपाल और वस्त्रपाल नामक दो भाई। अब देखिए इसमें क्या है, वस्त्रपाल तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब तेजपाल लिखा है, तो ये तेजपाल वाला विकल्प 64 का डी सही होगा। मंदिर में भगवान जी की मूर्ति जगमगा रही थी, किसकी? किसकी जगमगा रही थी? नेमिनाथ जी की। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। एक देखिए अनुच्छेद नंबर 2, इसमें क्या है? एक विद्यार्थी को एक किसान तथा एक व्यापारी के समान होना चाहिए। किसान अपने कार्य के प्रति हर समय चिंतित रहता है तथा व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए हमेशा सजग रहता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर होना चाहिए। किसान तथा व्यापारी को हर समय सोते जागते खाते पीते चलते अपने काम की चिंता बनी रहती है, कभी भूलता नहीं है। उसी प्रकार विद्यार्थी भी एक किसान तथा व्यापारी के समान अपने कार्य के प्रति चिंतित रहना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहे, निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। ठीक है, किसको किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए? किसको होना चाहिए? यहाँ पे विद्यार्थी की बात की गई है, तो विकल्प नंबर बी। व्यापारी अपने कार्य के प्रति हर समय क्या रहता है? बताइए क्या रहता है? सजग रहता है। क्या रहता है? सजग रहता है। अब देखिए इसमें लिखा है व्यापारी समान होना चाहिए है, व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए हमेशा सजग रहता है। ये नहीं आप सोच लें कि इसमें और इसमें आपने एक किसान अपने कार्य समय में चिंतित रहता है और व्यवसाय के लिए वो व्यापारी अपना क्या रहता है? सजग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निश्चित सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? लिखा है सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, व्यापार कौन करता है? किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, महाजन, कौन करता है व्यापार? तो व्यापार करेगा आपका, व्यापार कौन करता है? कौन करेगा? महाजन करेगा। विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तत्पर। देखिए अब यहाँ आ जाइए, देख लीजिए, तो विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर होना चाहिए। देखो सारे इसी में आंसर छुपे हुए हैं, बहुत अच्छा है, सारे आंसर इसी में छुपे हुए हैं। आपको केवल उसको ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें आपको कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लगने वाली। सारे प्रश्न के आंसर जो है उसी में पैराग्राफ में ही छिपे हुए हैं। आइए अनुच्छेद 3 की ओर चलते हैं। पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हाँ भाई करते हैं, तो वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। वृक्षों से और भी अनेक लाभ हैं। इनकी जड़ों द्वारा वर्षा का जल जमीन के अंदर तक पहुंचता है, जिससे भूमि में खेती के लिए जरूरी नमी बनी रहती है। कुओं में पानी का स्तर भी ठीक रहता है और वृक्षों की जड़ें भूमि के अंदर मिट्टी में फैलकर इसके कणों को जकड़े रखती हैं।
जिससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता है तथा साथ ही वृक्षों के पत्ते बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोककर मिट्टी की उपजाऊ सतह को कटने से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष पक्षियों एवं जानवरों के शरण स्थल भी हैं। हाँ है भाई, हम लोग भी धूप में जब ज़्यादा लगती है तो हम लोग भी क्या करते हैं, पेड़ों की छाँव की ओर बढ़ते हैं। तो हमको भाई पेड़ चाहिए और पेड़ों को हम चाहिए, तो इसलिए हमको पेड़ों को, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो पेड़ अधिक से अधिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है बताइए? हरा सोना वृक्षों को हमने पढ़ा है कहा जाता है। वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अच्छा, वृक्ष की जड़ें क्या करती हैं बताइए? वर्षा की जल को जमीन के अंदर पहुंचाना। तो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है जड़ों द्वारा वर्षा का जल जमीन के अंदर पहुंचता है, ये देखो, तो ये यहाँ पे ये हो गया, ये आपका विकल्प जो है सी, 72 का सी। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव रुकता है वृक्षों की जड़ों द्वारा, वृक्षों के द्वारा वर्षा के जल को रोककर कुओं में पानी के स्तर को ठीक करने में। तो किसके द्वारा रुकता है? पेड़ की भाई, जब जड़ें होंगी तो जड़ें मिट्टी को जकड़े रहेंगी, इसलिए वो मिट्टी का कटाव भी रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाले बूंदे को वेग को क्या करती हैं? भूमि के कटाव को रोक देती हैं। विकल्प नंबर ए आपका सही है। वृक्षारोपण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है ये आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्षारोपण किसे कहते हैं? तो वृक्षारोपण किसे कहते हैं? जब आप नए वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो वो वृक्षारोपण कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब है अनुच्छेद आपका 4, इसको भी पढ़ते हैं। प्रातःकाल जिसका तुम सबसे अधिक प्रतीक्षा करते हो वह मैं ही हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा क्या क्या रूप है? मुझे क्या क्या नामों से पुकारा जाता है? जानिए मेरे बारे में। मैं समाचार पत्र कहलाता हूँ। उर्दू में लोग मुझे अखबार कहते हैं। अंग्रेजी में मेरा नाम न्यूज़ पेपर है। मेरे रूप अनेक हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। अधिकतर मेरे दैनिक रूपों पर लोगों का ध्यान बहुत केंद्रित रहता है। हिंदी में हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण आदि मेरे दैनिक रूप हैं। आप लोगों के हाथ में आने के पूर्व मुझे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैं सभी प्रांतों और देशों में मिलता हूँ, इसलिए मैं कूपमंडूकों के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देता हूँ। अब देखिए क्या कहलाता है। अब अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उर्दू में समाचार पत्र को क्या कहते हैं? तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है, ठीक है, मुझे क्या नामों से पुकारा? उर्दू में देखो, उर्दू में मुझे क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं। क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं। यानी कि हमारा विकल्प नंबर सी सही है। समाचार पत्र कौन कौन से रूप में प्रकाशित होता है? तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ये सभी। तो 77 का विकल्प नंबर हमारा क्या होगा? देखो, दैनिक भी होता है, साप्ताहिक भी होता है और मासिक भी होता है, तो ये सभी, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अखबार के किस रूप पर लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है? 78 नंबर क्वेश्चन है, अखबार के किस रूप पर लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है? मतलब डेली, यानी कि दैनिक अखबार जो है लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है। समाचार पत्र विस्तृत कर देता है। समाचार पत्र विस्तृत कर देता है क्षेत्रफल को, नगर को, वायुमंडल को, दृष्टिकोण को। तो ये देखिए यहाँ पे
लिखा होगा, आप लोगों के हाथ में पूर्वानेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, सभी प्रांतों में मिलता है, इसलिए मैं कूप मंडकों के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये लोग जो है दृष्टिकोण, यानी कि ये आपका विकल्प हो जाएगा। क्या हो गया? विकल्प नंबर आपका डी सही है। आप लोगों के हाथ में आने के पूर्व मुझे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, किसने कहा? किसने कहा बताइए? ये कहा है आपके, किसने कहा है? ये आपके कहा है समाचार पत्र ने। तो इस प्रकार से ये शेष प्रैक्टिस सेट का एक का भाग जो था ये शेष था, इसको आज मैंने कंप्लीट कराया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको गणित और हिंदी का ये अभ्यास प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मैं जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट 2 लेकर